प्राचीन भारत के दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत ने शायद कई सौ वर्षों के दौरान आकार लिया और इनमें कई हिस्से तो बाद में भी जोड़े गए। ये महाकाव्य भारत में इंडो आर्य जाति के शुरुआती दिनों के बारे में बताते हैं, जब वो अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और उनमें आपसी झगड़े हो रहे थे। इन महाकाव्यों की असल रचना और संकलन बाद में किया गया था। नेहरू जी लिखते हैं कि उनकी नजर में दुनिया में ऐसी कोई भी किताब नहीं है जिसने इतने लंबे समय से लगातार इतनी बड़ी जनसंख्या के मन पर अपनी इतनी ज्यादा गहरी छाप छोड़ी हो, जितनी गहरी छाप महाभारत और रामायण ने छोड़ी है। दूर इतिहास से लेकर अब तक ये महाकाव्य भारतीय लोगों के जीवन में एक बेहद अहम स्थान रखते हैं और उनके जीवन को प्रभावित करने का काम करते हैं। हालांकि इन महाकाव्यों को उनके मूल रूप यानी संस्कृत में केवल कुछ बुद्धिजीवी ही पढ़ने की योग्यता रखते हैं, लेकिन अपने अलग अलग रूपांतर और विभिन्न मौखिक तथा लिखित तरीकों से ये महाकाव्य भारतीय लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये महाकाव्य हमें अपने पूर्वजों के रहस्यों को कुछ हद तक समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अलग अलग वर्गों में बटे भारतीय समाज को एकत्रित किया जा सकता है और कैसे अलग अलग वर्गों की आपसी लड़ाइयों को सुलझाकर उन्हें एक होने का एहसास दिलाया जा सकता है। इन महाकाव्यों ने अलग अलग हिस्सों में बटे भारतीय समाज को एक साझा नजरिया और इतिहास देने की कोशिश की है ताकि समाज को एकजुट रखा जा सके। यूनानी, चीनी और अरबी लोग अतीत के उलट भारतीय अतीत में इतिहासकार नहीं थे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था और इसने हमारे लिए अब तारीखें तय करना या एक सटीक कार्यक्रम बनाना मुश्किल कर दिया था। घटनाएं एक दूसरे से टकराती और एक बहुत बड़ा भ्रम पैदा करती थी। केवल बहुत धैर्यवान विद्वान ही आज भारतीय इतिहास के चक्रव्यूह के सुराग खोजने में सफलता हासिल कर पाए थे। अगर गौर से देखा जाए तो 12वीं शताब्दी में कल्याण द्वारा लिखी गई राज तरंगनी ही एक ऐसी पुस्तक है जिसे इतिहास के दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य पुस्तकों के कल्पित इतिहास, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलात्मक और स्थापत्य अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह में संकेतों को ढूंढने के लिए जाना होगा। इसके अलावा अगर हम अपने इतिहास के लिए निश्चित तारीख ढूंढना चाहते हैं तो हमें अरबी, चीनी, पारसी और अन्य विदेशी इतिहासकारों का सहारा लेना पड़ता है जो भारत यात्रा पर आए थे। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक में भगवत गीता के बारे में बात करते हैं। भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है जो विशाल नाटक का एक भाग है, लेकिन महाभारत का यह हिस्सा अपने आप में पूर्ण है और स्वतंत्र माना जाता है। ये 700 छंदों की एक अपेक्षाकृत छोटी कविता है। विलियम वॉन हम्बोल्ट ने इसका वर्णन करते हुए कहा है कि ये सबसे सुंदर, शायद किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद एकमात्र सच्चा दार्शनिक गीत है। भगवत गीता की रचना पूर्व बौद्ध युग में हुई थी और रचना के बाद से इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कभी कम नहीं हुआ और आज भी इसकी प्रसिद्धि भारत में हमेशा की तरह मजबूत है। दर्शन और विचार की हर शाखा भगवत गीता की ओर देखती है और अपने तरीके से इसकी व्याख्या करती है। संकट के समय जब मनुष्य का मन संदेह में तड़पता है और कर्तव्यों के संघर्ष से दब जाता है तो अक्सर प्रकाश और मार्गदर्शन हासिल करने के लिए लोग भगवत गीता की ओर अपना रुख करते हैं। गीता का संदेश सांप्रदायिक नहीं है। ये केवल किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है, बल्कि ये सभी के लिए आजाद रूप से उपलब्ध रहता है, क्योंकि भगवत गीता का संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं है और ये सभी को संबोधित करता है। इसलिए इसको दुनिया भर के लगभग हर हिस्से में लोकप्रियता हासिल है और गीता के संदेश को मानने वाले दुनिया भर में आपको मिलते रहेंगे। ऐसा मालूम होता है कि गीता के संदेश में कुछ ऐसा छिपा है जो वक्त के साथ पुराना नहीं होता। व्यक्ति हर हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेता है और पढ़ने वाले को एक नई सीख देता है। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर जवाहरलाल नेहरू मनुस्मृति के अनुसार टिप्पणी करते हैं। कानून के शुरुआती प्रतिपादक मनु के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस समय के कानून के हिसाब से महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती थी। महिलाएं हमेशा अपने घर में पुरुषों पर ही निर्भर रहती थीं। लगभग हर कानून के हिसाब से महिलाओं को संपत्ति की तरह देखा जाता था। हालांकि महाकाव्यों में महिलाओं को एक बेहद सम्मानित स्थान दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्य से उस दौर के समाज में महाकाव्य की सीख को लागू नहीं किया गया। पुराने कानून निर्माता मनु स्वयं कहते हैं कि जहां महिलाओं का सम्मान किया जाता है वहां देवता निवास करते हैं।
वहीं तक्षशिला या किसी पुराने विश्वविद्यालय में महिला छात्रों का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ ने कहीं ना कहीं छात्र के रूप में कार्य जरूर किया होगा, क्योंकि इसके बाद में विद्वान महिलाओं का बार बार उल्लेख देखने को मिलता है। वहीं बाद के युगों में भी कई प्रतिष्ठित महिला विद्वान थी। आधुनिक मानकों के आधार पर प्राचीन भारत में महिलाओं की कानूनी स्थिति खराब थी, लेकिन ये स्थिति प्राचीन ग्रीस और रोम की तुलना में प्रारंभिक ईसाई धर्म में मध्ययुगीन यूरोप के कैनन कानून के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर कही जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे भारत में बौद्ध और जैन धर्म फले फूले और उन्होंने किस तरीके से भारत पर अपना प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही वैदिक धर्म की शाखाओं से अलग थीं, लेकिन इनका विकास इन्हीं वेदों के जरिए हुआ था। हालांकि दोनों ही धर्म वेदों को नकारते हैं और अहिंसा तथा ब्रह्मचारी जीवन का निर्माण करने की शिक्षा देते हैं। वहीं दोनों ही धर्म की शिक्षाएं यूं तो तार्किक और जमीन से जुड़ी हुई मालूम पड़ती हैं, लेकिन असल जिंदगी में हम उनके साथ बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध दोनों ही क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे और एक दूसरे के समकालीन थे। गौतम बुद्ध ने साहस का परिचय देते हुए प्रचलित धर्म के अंधविश्वासों, कुप्रथा और पुरोहित व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू किए। बुद्ध ने उस दौर की प्रचलित आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण पर चोट करते हुए चमत्कारों और रहस्योद्घाटन को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं गौतम बुद्ध ने इंसान की नैतिकता पर ज्यादा जोर दिया। गौतम बुद्ध का ये नजरिया भारतीय समाज में पहाड़ों से आते हुए एक ठंडी हवा के झोंके के समान साबित हुआ, जिसने समाज को नए विचारों से तरोताजा कर दिया। गौतम बुद्ध ने जाति व्यवस्था पर सीधा हमला नहीं बोला, बल्कि उन्होंने अपने नए धर्म से जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया। इस बात में कोई शक नहीं है कि गौतम बुद्ध की गतिविधियों और उनके संदेशों ने जाति व्यवस्था को अपने दौर में काफी हद तक कमजोर कर दिया था। ये बात सभी जानते हैं कि जाति व्यवस्था में बटा हुआ समाज विदेशी व्यापार और विदेशी संबंध बनाने में बहुत मुश्किल से कामयाब होता है। लेकिन गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद लगभग 1500 वर्षों तक भारत और पड़ोसी देशों के बीच व्यापार खूब फला फूला और भारतीय उपनिवेशों की संख्या भी बढ़ती गई। इसके साथ ही बाहर से आने वाली संस्कृतियों और नए लोगों को भी भारतीय समाज में स्वीकार किया गया। वहीं बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। हालांकि शुरुआत में बौद्ध धर्म एक क्षत्रिय जाति के आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और यह समाज के शासक वर्ग और पुजारियों के बीच चल रही आपसी लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता नजर आ रहा था। लेकिन ब्राह्मण कर्मकांड का विरोध करने वाला बौद्ध धर्म का पहलू धीरे धीरे आम जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गया। लगभग 200 साल बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और भारत और विदेशों में शांतिपूर्ण प्रयासों के जरिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अपनी पूरी ऊर्जा के साथ करने लगा। इन 200 सालों के दौरान भारत ने बहुत बड़े बदलाव देखे। वहीं छोटे छोटे राज्यों और गण राज्यों में बैठे भारत को एक केंद्रीय शक्ति के रूप में संगठित करने की कई कोशिशें भी हुईं। इन्हीं कोशिशों की बदौलत एक शक्तिशाली और बेहद विकसित साम्राज्य का निर्माण हुआ। सिकंदर ने जो उत्तर पश्चिम की ओर से भारत पर आक्रमण किया, तो भारत की ओर से मोर्चा संभालने के लिए ऐसे दो शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए जिन्होंने इतिहास के रुख को मोड़ा और भारत को एक नए भविष्य की राह दिखाई। ये दो व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर से बेहद प्रभावित थे और तक्षशिला में एक दफा उन्होंने स्वयं जाकर सिकंदर से मुलाकात भी की थी। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य भी तक्षशिला जाकर सिकंदर के सैनिकों की तैयारियों और उनकी रणनीतियों के बारे में जानकारी हासिल कर चुके थे। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ही सिकंदर की सेनाओं पर आक्रमण के लिए एक सही मौके की तलाश कर रहे थे। आखिरकार सन 323 में इन्हें खबर मिली कि सिकंदर की मौत हो चुकी है। वहीं बेबीलोन में सिकंदर की मौत के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाकर लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ एकजुट किया और सिकंदर की सेनाओं पर हमला कर दिया। सिकंदर की मौत के बाद एशिया माइनर से लेकर भारत तक सेल्यूकस निकेटर को साम्राज्य का अधिकारी बनाया गया था। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की सेनाओं को हराकर अफगानिस्तान में काबुल और हेरात तक कब्जा कर लिया।
सेल्यूकस निकेटर ने हार मानकर अपने रिश्ते चंद्रगुप्त मौर्य से मजबूत करने के लिए अपनी बेटी की शादी मौर्य साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त से कर दी। अब दक्षिण भारत को छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पूरे भारत में फैला हुआ था। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक और उत्तर में काबुल तक चंद्रगुप्त का साम्राज्य फैला हुआ था। भारत के इतिहास में पहली बार एक केंद्रीय राज्य इतनी बड़ी शक्ति बनकर उभरा था। जानकारी यह भी मिलती है कि पाटलिपुत्र को महान मौर्य साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। भारत और पश्चिमी दुनिया के बीच संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और वो उनके पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान भी जारी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के पोते और बिंदुसार के बेटे अशोक ने इन संपर्कों को और भी ज्यादा बढ़ावा दिया। सम्राट अशोक के दौर में भारत एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था और इसकी मुख्य वजह यहाँ से हो रहे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था। सम्राट अशोक के बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया और आखिर में सोंग साम्राज्य ने मौर्य साम्राज्य का स्थान ले लिया। उधर दक्षिण में लगातार बड़े बड़े राज्यों का उदय हो रहा था और वहीं दूसरी ओर उत्तर में बैक्ट्रियन या जिन्हें इंडो यूनानी भी कहा जाता है, वो अपना प्रभाव काबुल से लेकर पंजाब तक फैला रहे थे। इन इंडो यूनानी फौजियों का नेतृत्व मनिंदर नाम का जनरल कर रहा था। मनिंदर के नेतृत्व में इंडो यूनानी फौजों ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरीके से हार गया और उन्हें वहां से भागना पड़ा। यूनानी कमांडर मनिंदर जल्दी ही भारत के वातावरण के प्रभाव में आ गए और उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वहीं बौद्ध धर्म अपनाने के बाद मनिंदर को राजा मिलिंद के नाम से जाना जाने लगा। राजा मिलिंद बौद्ध कथाओं में बेहद लोकप्रिय हुए और उन्हें एक संत की उपाधि प्राप्त हो गई। इसके बाद भारत और ग्रीस की संस्कृतियों के मिलन के बाद गंधार की ग्रीको बौद्ध कला का जन्म हुआ। ये कला अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में बेहद प्रचलित थी। इस दौर में एक बार फिर से भारत छोटे छोटे राज्य में बंट गया था और विदेशी शक्तियां दोबारा से भारत को प्रभावित कर रही थी। चौथी शताब्दी की शुरुआत में एक और महान शासक ने जन्म लिया जिसका नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने भारत में राज कर रहे विदेशियों को बाहर भगाया और एक बेहद शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आज भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य को गुप्त साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सन 320 ईसा पूर्व से गुप्त साम्राज्य का दौर शुरू होता है, जिसने एक के बाद एक महान शासक भारत को दिए और भारत में एक मजबूत केंद्रीय शासन की स्थापना की। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि भारत और उसके शासकों ने अरब और मंगोल अभियानों का भी सामना किया था। लगभग 600 ईस्वी में जब सम्राट हर्ष उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राज्य पर शासन कर रहे थे और चीनी विद्वान तीर्थयात्री वेन सोंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, तब इस्लाम अरब में आकार ले रहा था। वहीं इस्लाम अब भारत में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक शक्ति के रूप में भारत में कदम रखने वाला था। हालांकि इस्लाम को भारत में पहुंचने में लगभग 600 साल और लगने वाले थे। वहीं भारतीय संस्कृति तेजी से दुनिया में फैल रही थी और उन्होंने स्पेन से लेकर मंगोलिया तक अपने साम्राज्य को फैला दिया था। इसके साथ ही अरब संस्कृति भी एक बेहद शानदार और शक्तिशाली शक्ति के रूप में आकार ले रही थी, लेकिन भारत अब भी उससे प्रभावित नहीं हुआ था। अरब भारत के उत्तर पश्चिम छोर तक आ पहुंचा, लेकिन वो इसके आगे नहीं बढ़ सके। हालांकि इस दौरान अरब सभ्यता और भारतीय संस्कृति लगातार एक दूसरे के संपर्क में थी। फिर धीरे धीरे अरब साम्राज्य का पतन होने लगा और उनकी जगह पर अलग अलग तुर्की के कबीले और मध्य तथा पश्चिम एशिया के कबीले उभरने लगे। वहीं भारतीय सीमा पर मौजूद अफगान और तुर्क भारत में इस्लाम को एक राजनीतिक शक्ति के तौर पर लेकर आए। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में अरबों ने सिंध तक पहुंचकर उस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन वो सिंध के आगे नहीं बढ़ सके और वहीं तक सीमित रह गए। फिर कुछ दिनों बाद सिंध अरब साम्राज्य से अलग होकर एक छोटे से स्वतंत्र राज्य के रूप में मौजूद रहा। लगभग 300 वर्षों तक भारत में कोई और आक्रमण या घुसपैठ नहीं हुई। इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी में महमूद गजनी ने भारत पर लूटपाट के उद्देश्य से हमले करने शुरू कर दिए। महमूद गजनी ने लूटपाट के लिए अनेक हमले किए और ये हमले बेहद खून खराबे से भरे होते थे और अंत में महमूद गजनी अपने साथ भारी संख्या में लूट का सामान लेकर वापस लौट जाता था। महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने अधीन कर लिया, लेकिन वो कश्मीर को जीतने में असमर्थ था। ये पर्वतीय देश उसे रोकने और खदेड़ने में सफल रहा।
काठियावाड़ के सोमनाथ से वापस जाते समय महमूद गजनी को राजपूताना रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी भारी हार का सामना करना पड़ा। ये उसका अंतिम आक्रमण था और वो फिर नहीं लौटा। कहते हैं महमूद गजनी एक धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान होने के बजाय लड़ाकू प्रवृत्ति का इंसान ज्यादा था, लेकिन इतिहास के ज्यादातर चालाक लोगों की तरह उसने भी अपनी लड़ाई और अपनी जीत को धर्म के नाम पर इस्तेमाल किया। भारत उसके लिए एक ऐसी जगह थी जहां से वो लूटपाट करके अपने देश का खजाना भर सकता था। तब महमूद गजनी ने अपनी सेना में तिलक नाम के एक भारतीय हिंदू को शामिल किया और उसे अपनी सेना का एक बड़ा अधिकारी बनाया। अपने साथी मुस्लिम दुश्मनों के खिलाफ युद्ध करने के लिए महमूद गजनी ने तिलक के नेतृत्व में अपनी सेना को भेजा था। वही सन 1030 में महमूद की मृत्यु हो गई और उसकी मौत के बाद लगभग 150 सालों तक भारत पर कोई भी अफगान या तुर्क आक्रमण नहीं हुआ। फिर एक अफगान शहाबुद्दीन गौरी ने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत कर दिया। उन्होंने लाहौर और फिर दिल्ली तक मार्च किया, मगर दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पूरी तरह से हरा दिया। लगभग 1 साल बाद शहाबुद्दीन ने दोबारा से दिल्ली पर आक्रमण किया। इस बार उसकी जीत हुई और सन 1192 में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास के एक लोकप्रिय किरदार थे और उनकी गिनती भारतीय इतिहास के महान योद्धाओं में होती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह उनका प्रेम प्रसंग था। वहीं ये हमेशा से होता आया है कि प्यार के किस्से भारतीय जनता को बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं। पृथ्वीराज चौहान कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी और कन्नौज की राजकुमारी को बेहद पसंद करते थे। इसके साथ ही राजा जयचंद के विरोध के बावजूद पृथ्वीराज चौहान कन्नौज की राजकुमारी को महल से भगाकर अपने साथ दिल्ली ले आए। पृथ्वीराज चौहान के इस कदम से कन्नौज और दिल्ली के बीच दुश्मनी हो गई और इसी दुश्मनी की वजह से आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को शहाबुद्दीन गौरी के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक महिला के प्यार के लिए पृथ्वीराज ने अपना जीवन और सिंहासन खो दिया और दिल्ली, जो कि चौहान साम्राज्य और भारत की गद्दी मानी जाती थी, बाहर से आए एक आक्रमणकारी के हाथों में चली गई। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी भी याद की जाती है और वो एक नायक हैं, जबकि जयचंद को लगभग एक देशद्रोही के रूप में देखा जाता है। महमूद गजनी के आक्रमण को निश्चित रूप से एक विदेशी तुर्की आक्रमण कहा जा सकता है, जिसकी वजह से पंजाब कुछ समय के लिए भारत से कट गया था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में जो अफगान भारत आए वो पहले के आक्रमणकारियों से बेहद अलग थे। ये अफगान लोग इंडो आर्य जाति से संबंध रखते थे और भारतीय लोगों से नजदीकी से जुड़े हुए थे। इन अफगान लोगों की भाषा पश्तो का जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ था। जल्द ही भारत इन अफगानों का घर बन गया और दिल्ली उनकी राजधानी। भारत आए इन अफगानों पर भारत का रंग बहुत तेजी से चढ़ने लगा। अफगानों का एक महान शासक अलाउद्दीन खिलजी ने खुद एक हिंदू महिला से शादी की और उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश जैसे कुछ तुर्क शासक भी हुए, मगर इसके बावजूद दरबार और सेना में अफगानों का दबदबा कायम रहा। 4वीं शताब्दी के अंत में उत्तर दिशा से तैमूर के नेतृत्व में दुर्ग या तुर्क मंगोल भारत की ओर आए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को नष्ट करके रख दिया। तैमूर ने भारत में केवल कुछ ही महीने बिताए और फिर वापस लौट गया, लेकिन तैमूर जहां जहां गया वहां उसने लाशों के ढेर लगा दिए। वहीं तैमूर के इस हमले ने दिल्ली सल्तनत को तहस नहस कर दिया था। तैमूर द्वारा दिल्ली पर हमला किए जाने पर उत्तर भारत बेहद कमजोर हो गया था और तब दक्षिण भारत में विजयनगर नाम का एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य उभर कर सामने आया। उत्तर भारत से कई हिंदू शरणार्थी विजयनगर साम्राज्य में शरण लेने चले गए। उधर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य फल फूल रहा था, तो उत्तर की ओर दिल्ली सल्तनत के सामने एक नया दुश्मन सामने आ खड़ा था। वो पानीपत का मैदान, जिसने अनेक दफा भारत के भविष्य को बदलते देखा था, एक बार फिर से निर्णायक जंग का गवाह बना। सन 15 से 26 ईस्वी को पानीपत के मैदान में हुए इस जंग में दिल्ली सल्तनत की हार हो गई और बाबर को दिल्ली की गद्दी मिल गई। बाबर तुर्क मंगोल जाति से संबंध रखते थे और एक मध्य एशियाई साम्राज्य के राजकुमार थे। इस कारण बाबर के दिल्ली की गद्दी पर बैठने के साथ भारत में मुगल राज्य का दौर शुरू हो जाता है। भारत के लिए मुगलों का यह दौर कैसा रहा और मुगलों के राज ने भारत पर क्या प्रभाव डाला है, ये जानने के लिए चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर। तैमूर के हमले के बाद दिल्ली सल्तनत का कमजोर होना ही केवल बाबर की सफलता की वजह नहीं थी, बल्कि बाबर के पास आधुनिक तोपखाने की तकनीक मौजूद थी, जिसने उसकी सफलता में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की।
मुगलों का महान साम्राज्य भारत में लगभग 200 सालों तक सबसे ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य बनकर रहा। वहीं अकबर भारतीय मुगल साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे और इन्हीं की बदौलत सन 1526 में बाबर द्वारा स्थापित किया गया मुगल साम्राज्य भारत में अपने पैर जमा सका था। मगर हिंदुस्तान आने के केवल 4 वर्ष बाद ही बाबर की मृत्यु हो गई। लेकिन हिंदुस्तान में बाबर के ये 4 साल भी बेहद मुश्किलों से भरे रहे, क्योंकि इस दौरान वो लगातार जंग से जूझ रहा था और साथ में अपने लिए आगरा में एक नई राजधानी का निर्माण भी करा रहा था। कहते हैं कि आगरा में अपनी राजधानी की रूपरेखा तैयार करने के लिए बाबर ने कुस्तुनतुनिया के कलाकारों को बुलाया था। जब बाबर और मुगल उत्तर भारत में आए थे तो यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इसकी एक बड़ी वजह तैमूर का हमला था, जिसने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया और लोग गरीबी से जूझ रहे थे। हालांकि दूसरी ओर दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य एक बेहद समृद्ध और फलता फूलता साम्राज्य था, जिसकी तारीफ करते हुए कई यूरोपीय यात्रियों ने अपने वर्णन लिखे हैं। अफगानों के आने से भारत काफी प्रभावित हुआ था और देश में प्रमुख परिवर्तन देखने को मिले। यह सिलसिला मुगलों के साथ और भी आगे बढ़ा, क्योंकि मुगल अफगानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर संस्कृति से संबंध रखते थे और उनके जीवन का स्तर ऊंचा था। खासतौर पर मुगल जो तकनीकें और तौर तरीके ईरान से लेकर आए थे, उन्होंने भारत में मुगलों की जीवन शैली पर एक बड़ा प्रभाव डाला, जो कि आगे चलकर भारत की आम जनता तक पहुंचने लगा। इतिहास में अगर देखा जाए तो बाबर एक आकर्षक, साहसी और जागरूक राजकुमार तथा कला और साहित्य के शौकीन व्यक्ति के तौर पर नजर आता है, जिसे उच्च गुणवत्ता का जीवन जीना पसंद था। वहीं उनका पोता अकबर और भी आकर्षक था और उसमें बाबर की सारी खूबियां देखी जा सकती थी। अकबर भी साहसी, एक सक्षम और जोशीला सेनापति था और फिर भी उसका हृदय कोमलता और करुणा से भरा था। अकबर एक आदर्शवादी और सपने देखने वाला इंसान था, लेकिन साथ ही वो एक कर्मठ व्यक्ति और एक ऐसा नेता था जिसने अपने चाहने वालों के भीतर वफादारी को जगाया। एक योद्धा के रूप में अकबर ने भारत के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उसकी निगाहें इससे भी बड़ी जीत पर टिकी हुई थी, जो किसी जमीनी जंग से नहीं हासिल की जा सकती थी। अकबर की निगाहें हिंदुस्तान के लोगों के मन और दिल की विजय पर टिकी थी। जैसा कि अकबर के दरबार में मौजूद पुर्तगाली लिखते हैं और बताते हैं कि अकबर की वो सम्मोहक आंखें धूप में समुद्र की तरह जीवंत थीं। अकबर की इन आंखों में अखंड भारत के पुराने सपने ने फिर से आकार लिया। अकबर केवल एक राज्य को राजनैतिक तौर पर एकजुट नहीं करना चाहता था, बल्कि वो पूरे भारत के लोगों को एकजुट करने का सपना देख रहा था। सन 1556 के बाद से लगभग 50 वर्षों के अपने लंबे शासनकाल के दौरान अकबर ने अब तक अपने इसी सपने पर काम करना जारी रखा। बहुत से अभिमानी राजपूत सरदार जो किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं झुकते, उनको अकबर ने अपने पक्ष में जीतने में सफलता हासिल की थी। इसके साथ ही अकबर ने एक राजपूत राजकुमारी से शादी की और उनका बेटा और उत्तराधिकारी जहांगीर इस तरीके से आधा मुगल और आधा राजपूत हिंदू था। वहीं जहांगीर का पुत्र शाहजहां भी एक राजपूत मां का पुत्र था। इस प्रकार नस्लीय रूप से ये तुर्क मंगोल वंश तुर्क या मंगोलों से कहीं अधिक भारतीय हो गया था। भारत में अकबर को राजपूत कला और संस्कृति ने बेहद प्रभावित किया था और इनके साथ काफी जुड़ाव महसूस करते थे। वहीं अकबर ने राजपूत राजघरानों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिनकी मदद से उन्हें भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने में और मजबूत करने में काफी सहायता मिली। इसके साथ ही मुगल और राजपूत संस्कृतियों के इस मिलन से भारत में काफी बदलाव देखने को भी मिले। ये बदलाव केवल राजनीतिक मुद्दों तक सीमित नहीं थे, बल्कि इन्होंने भारत की कला और संस्कृति पर भी अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। राजपूतों के साथ संपर्क में आने के बाद मुगलों पर तेजी से भारतीय रंग चढ़ने लगा और इसी तरह राजपूत भी काफी हद तक पारसी संस्कृति से प्रभावित हुए और इसका असर उनके रहन सहन और कला पर देखने को मिलता था। अकबर अपने साथ ज्यादातर राजपूत राजघरानों को मिलाने में सफल रहे, लेकिन वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपने सामने झुकाने में कभी सफल नहीं हो पाया। महाराणा प्रताप की नजरों में अकबर एक बाहरी था, जिनके साथ वो किसी भी तरह के संबंध स्थापित नहीं कर सकते थे। महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ संधि करने की बजाय अपना सारा जीवन जंगलों में बिताने का फैसला किया था। इसी दौरान अकबर ने अपने आसपास बेहद काबिल लोगों का एक समूह तैयार कर लिया था, जिन्हें लोकप्रिय रूप से अकबर के नवरत्न कहा जाता था। अकबर के नवरत्नों में फैजी, अबुल फजल, बीरबल, राजा मान सिंह और अब्दुल रहीम खान खाना जैसे लोग शामिल थे।
वहीं अकबर का दरबार सभी धर्म और आस्था को मानने वाले लोगों के मिलने का केंद्र बन गया और यहाँ पर आकर सभी लोग खुलकर अपने विचारों और अपनी आस्थाओं के बारे में बात कर सकते थे तथा दूसरे लोगों की आस्थाओं और विचारों को भी सुन सकते थे। मगर अकबर द्वारा सभी मान्यताओं और विचारों को अपने दरबार में सुनना और उनका प्रोत्साहन करना परंपरावादी मुस्लिम समुदाय को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था और कई लोग इसके खिलाफ भी थे। लेकिन अकबर ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसने खुद दीन इलाही नाम की एक नई आस्था की शुरुआत करने की कोशिश की। इसमें सभी धर्म और मतों के विचार शामिल किए गए थे। ये अकबर का शासनकाल ही था जिसने उत्तर भारत में हिंदू और मुस्लिम एकता को बहुत हद तक आगे बढ़ा दिया था। वहीं अकबर की लोकप्रियता जितनी मुसलमानों के बीच थी, लगभग उतनी ही लोकप्रियता का अनुभव हिंदुओं के बीच भी होता था। अकबर की इन्हीं नीतियों ने मुगलों को भारत में मजबूती से जम जाने का मौका दिया। वहीं अकबर के शासनकाल की सफलता को इसलिए आश्चर्यजनक माना जाता है क्योंकि उसके शासनकाल में मध्य भारत और उत्तर भारत के बीच जो एकता की भावना जागी थी वो वाकई में हैरान करने वाली थी। अकबर का बाहरी होना एक बड़ी बाधा थी और इसी तरह दूसरे धर्म और जाति भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरे। लेकिन अकबर ने इन सभी बाधाओं और चुनौतियों को पार करते हुए जो एकता की भावना भारतीय लोगों में पैदा की वो वाकई में काबिले तारीफ थी। अकबर के बाद शासन करने वाले जहांगीर और शाहजहां भी बहुत कुशल राजनेता या शासक नहीं थे, लेकिन उनका राज्य इसलिए बेहद सफल रहा क्योंकि उन्होंने अकबर की बनाई हुई व्यवस्था पर काम करना जारी रखा। लेकिन शाहजहां के बाद मुगल गद्दी पर बैठने वाले औरंगजेब ने एक अलग रास्ता चुना जिसने अकबर के सारे किए कराए पर एक प्रकार से पानी फेर दिया। इस सब के बावजूद अकबर ने जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर भारतीयों के मन में एकता की भावना पैदा की थी वो भारतीय लोगों के मन में से अब पूरी तरीके से गायब नहीं हुई। अकबर ने अपने शासनकाल के जरिए यह साबित कर दिया था कि भारत में हिंदू और मुसलमान और दूसरे धर्म एक साथ मिलजुल कर रह सकते हैं और साथ ही सफल भी हो सकते हैं। अकबर की मौत होने के बाद उनकी जगह जहांगीर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर कायम हुए। जहांगीर भी धार्मिक नीतियों के मामले में अपने पिता अकबर के ही समान थे। जहांगीर के दौर में भी लगभग सभी धर्म और मतों के विचारों को प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन अकबर के मुकाबले जहांगीर को इतना कुशल सेनापति नहीं बताया जाता है। हालांकि जहांगीर को कला से बेहद प्रेम था और उसके दौर में भारत की कलाओं और कलाकारों को काफी प्रोत्साहन मिला और भारत की कला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुई। जहांगीर के शासनकाल के दौरान यूरोपीय शक्तियां समुद्र में अधिकार को लेकर एक दूसरे से लड़ रही थीं। वहीं अकबर अपने शासनकाल में यूरोपीय शक्तियों में से केवल पुर्तगालियों से परिचित थे। लेकिन अकबर के बेटे जहांगीर के शासनकाल के दौरान ब्रिटिश नौसेना ने पुर्तगाली नौसेना को हराकर भारतीय महासागर पर अपना कब्जा जमा लिया था। ब्रिटिश सरकार की ओर से सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में हाजिर हुए और सूरत में एक उद्योग लगाने की अनुमति मांगी जो उन्हें हासिल हो गई। चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में अंग्रेज ताकत किस तरीके से आगे बढ़ी और उन्होंने कैसे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। जहांगीर के दरबार से अनुमति हासिल करने के बाद सन 1615 में अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला उद्योग यानी फैक्ट्री लगाई। उसके बाद सन 1639 में अंग्रेजों द्वारा मद्रास की स्थापना की गई। आने वाले 100 सालों तक किसी ने भी अंग्रेजों की ओर ध्यान नहीं दिया और अंग्रेज भी केवल भारत में व्यापारिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। लेकिन 1685 में मुगल साम्राज्य को कमजोर होता देख अंग्रेजों ने जंग करके कुछ इलाकों को अपने कब्जे में करने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब ने अंग्रेजों की सेना का सामना करते हुए उन्हें बुरी तरीके से शिकस्त दे दी। मगर यूरोपीय शक्तियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी और दूसरी तरफ भारत कमजोर हो रहा था। सन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद अगले 100 सालों तक भारत पर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए अलग अलग शक्तियों के बीच लड़ाइयां हो रही थीं। दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था और अलग अलग राज्यों में गवर्नर और वायसराय के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारी खुद को आजाद घोषित कर रहे थे। इस प्रकार मुगल तख्त के अधिकार में लगातार कमी आती जा रही थी। 18वीं शताब्दी में भारत पर अधिकार के लिए मुख्य रूप से 4 शक्तियां आपस में लड़ रही थीं। इनमें 2 शक्तियां भारत की अपनी और 2 विदेशी शक्तियां थीं। भारतीय शक्तियों में मराठा और टीपू सुल्तान शामिल थे, तो विदेशी शक्तियों में अंग्रेज और फ्रेंच भारत पर अधिकार के लिए लड़ रहे थे। इन सारी शक्तियों में से मराठा सबसे ज्यादा ताकतवर नजर आ रहे थे।
18वीं शताब्दी के पहले हिस्से में यह साफ नजर आ रहा था कि मुगलों के बाद दिल्ली की गद्दी पर मराठा ही बैठने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि मराठा दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाते, ऐसी दो घटनाएं हुई जिन्होंने मराठा शक्तियों को भारत की गद्दी हासिल करने से रोक दिया। इनमें सबसे पहले सन 1757 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ, जिसने दिल्ली में आकर भारी लूटपाट मचाई और मुगल बादशाह की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। नादिर शाह ने जब दिल्ली फतेह कर ली तो इसका सीधा नुकसान मराठाओं को हुआ, क्योंकि नादिर शाह लूटपाट करने के बाद वापस ईरान लौट गया था। लेकिन नादिर शाह के जाने के बाद पंजाब का इलाका बेहद कमजोर पड़ गया था और मराठा शक्तियां पंजाब पर कब्जा करने के लिए निकल पड़ी। लेकिन अपने इसी अभियान के दौरान सन 1761 में मराठाओं को अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के हाथों पानीपत के युद्ध में शिकस्त का सामना करना पड़ा। उधर सन 1757 में क्लाइव ने धोखेबाजी और छल कपट के साथ प्लासी का युद्ध जीत लिया और बंगाल पर कब्जा कर लिया। जल्द ही इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बिहार को भी अपने कब्जे में कर लिया। बिहार और बंगाल पर अंग्रेजों के कब्जे का पहला सबसे बुरा नतीजा सन 1770 में देखने को मिला, जब इन भारी जनसंख्या वाले समृद्ध इलाकों को एक भयंकर भूखमरी का सामना करना पड़ा। उधर दक्षिणी भारत में अंग्रेज और फ्रेंच शक्तियों के बीच चल रही लड़ाई में अंग्रेज विजय हुए और फ्रेंच लोगों को भारत छोड़कर भागना पड़ा। फ्रांस द्वारा भारत से निकल जाने पर अब केवल 3 शक्तियां भारत पर अधिकार जमाने के लिए लड़ रही थीं। वो थी मराठा, अंग्रेज और हैदर अली तथा टीपू सुल्तान। नक्शे में मौजूद हैदर अली ने अंग्रेजों की बढ़ती शक्तियों का अंदाजा सबसे पहले लगाया और उनसे पैदा हो रहे खतरे का आकलन करते हुए भारत के अलग अलग राजघरानों को साथ में आकर अंग्रेजों को देश से भगाने की योजना बनाई। हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने साथ जोड़ने के लिए मराठों, हैदराबाद के निजाम और अवध के शुजाउद्दौला को संदेश भेजा। लेकिन हैदर अली की इस पहल का कोई भी नतीजा नहीं निकला। हालांकि हैदर अली खुद ही ईस्ट इंडिया कंपनी को हराने के बेहद नजदीक पहुंच चुके थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपने लक्ष्य में सफल हो पाते, हैदर अली की अपनी सेना के साथ कूच करते समय मौत हो गई। वहीं हैदर अली की मौत के बाद उनकी जगह टीपू सुल्तान ने ले ली। टीपू सुल्तान भी एक काबिल और कुशल नेतृत्वकर्ता और अपने पिता की तरह दूरदर्शी थे। लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उन्हें भी भारत के किसी भी राज्य से सहायता प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद टीपू सुल्तान ने सहायता हासिल करने के लिए फ्रांस में नेपोलियन और तुर्की के सुल्तान के पास भी संदेश भेजा था। कहते हैं कि टीपू सुल्तान की तकनीकें बेहद आधुनिक थीं और उनके नेतृत्व में मैसूर की सेना बेहद मजबूत थी। लेकिन अंदरूनी विश्वासघात के चलते सन 1799 में अंग्रेजों की सेना ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और उनकी हत्या भी कर दी। 18वीं शताब्दी के अंत तक यह बात साफ हो चुकी थी कि भारत पर कब्जा जमाने के लिए असली जंग केवल मराठा और अंग्रेजों के बीच रह गई है। हालांकि मराठा शक्ति भारत में अंग्रेजों के मुकाबले कई गुना ज्यादा थी, लेकिन मराठा साम्राज्य कई हिस्सों में बटा हुआ था। 19वीं सदी की शुरुआत में अलग अलग युद्ध के बाद आखिरकार सन 1818 में अंग्रेजों ने मराठों को शिकस्त दे दी और उनके हाथ से सारी शक्तियां छीन ली। वहीं अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए भारत में अब कोई भी प्रमुख शक्ति नहीं बची थी और यह तय हो चुका था कि अब भारत पर अंग्रेजों का अधिकार होने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि उत्तर की ओर से महाराजा रंजीत सिंह के नेतृत्व में एक पंजाबी साम्राज्य खड़ा हुआ था, जो अफगानिस्तान की सीमा से लेकर कश्मीर तक फैला हुआ था। मगर भारत का यह साम्राज्य कभी भी इस स्थिति में नहीं पहुंच पाया कि वो भारत पर अधिकार के लिए अंग्रेजों का मुकाबला कर पाए। तो चलिए अब चलते हैं कुकू एफएम के अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम जानेंगे भारत पर अंग्रेजों के राज और सन 1857 की क्रांति के बारे में।